हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं उम्मीद करूंगा सभी ने अपना ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर चुका होगा। कुछ टॉपिक्स आपके बच गए होंगे और एग्जाम तक कहीं ना कहीं पेंडिंग रहती हैं। मैं आप लोगों के लिए लेट हूँ, वीडियो भी मैं कंटिन्यू नहीं ला पा रहा हूँ। मेरी ऑफलाइन क्लासेस सारे के सारे चालू हो चुके हैं, स्कूल भी ओपन हो चुके हैं, तो मैं बहुत ज्यादा पैक हो चुका हूँ मॉर्निंग टू इवनिंग, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल सा हो जा रहा है वीडियोस बनाना। आज मैं बहुत लेट नाइट को शूट कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ छोटे मोटे जो टॉपिक बचे हुए हैं उसको कवर कर पाऊँ। ऑडिटिंग की क्लास मेरे लिए एकदम इम्पॉसिबल है, समय बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो हालांकि हम बनाते हैं 1 से 1.5 घंटे का, बट उसके पीछे बहुत ज्यादा टाइम रहता है, बहुत कुछ अरेंज करना पड़ता है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मार्केट का क्लासिफिकेशन, मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। अब इन टॉपिक को मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, आप सबने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा हुआ, मैं हल्का से एक रिवीजन क्विक नोट दे रहा हूँ। एक रिवीजन सा हो जाएगा मार्केट के बारे में। तो आओ मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, कितने तरीके से मार्केट को बांटा गया है। तो सबसे पहले लोकल मार्केट, मार्केट का जो क्लासिफिकेशन है, मार्केट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो एक होता है लोकल मार्केट, एरिया के बेस पर है ना सर, एरिया, क्षेत्र के आधार पर मार्केट को कितने तरीकों से बांटा गया है। तो एरिया के हिसाब से लोकल मार्केट होता है, रीजनल मार्केट होता है, नेशनल मार्केट होता है और इंटरनेशनल मार्केट होता है। सर बेसिक अगर हम पकड़ना चाहेंगे इसके बारे में, बेसिक देखा जाए तो मैं ये बता दूं, लोकल मार्केट का मतलब ये होना होता है सर कि जिसमें बाय और शेयर लोकल ही होंगे। ठीक है, जिसके बाय और शेयर सेलर एक रीजनल तक, एक क्षेत्र तक फैले होंगे, वो जिसमें पूरे देश में मार्केट चल रहा है, वो आपका नेशनल मार्केट। और इंटरनेशनल 2-3 कंट्री इन्वॉल्व हो जाएगी जब आप फॉरेन के साथ ट्रेड करेंगे। तो इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं बताना, आप मुझे भी पता, आप लोग इस वीडियो में सिर्फ इसलिए बैठे हो कि वो जो परफेक्ट कंपटीशन का कर्व था, प्राइस डिटरमिनेशन, हाँ वही चालू करूंगा मैं। ये हल्का सा पॉइंट था, इसको मैं बता दे रहा था। मार्केट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से कितने टाइप के मार्केट होते हैं। देखो टाइम के हिसाब से पहला मार्केट होता है आपका कौन सा, शॉर्ट पीरियड मार्केट। हाँ पता है सर, अल्पकालीन बाजार। ठीक है। दूसरा होता है मीडियम पीरियोडिक मार्केट, मध्यम या अल्पकालीन के बाद मध्यकालीन बाजार। और एक होता है लॉन्ग टर्म पीरियड मार्केट, दीर्घकालीन बाजार। ये सब आप पढ़ सकते हो। हम ये जो वीडियो बना रहे हैं और आप जो ये वीडियो सुनने के लिए आए हो, इसका मेन पर्पस है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के प्रकार। यही मेन टॉपिक है जिसके लिए और जिस वजह से आप लोगों का टॉपिक कुछ फंसा होगा। मैं कोशिश करता हूं इन टॉपिक को यहां से क्लियर करने का, बहुत वास्ट में नहीं जा सकता और बहुत वास्ट है सर ये, बट मैं आपको कोशिश करूंगा चीजों को समझा दूं। आओ चेक करते हैं। पहला जो मार्केट होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पहला जो मार्केट होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। उसके बाद एक होता है मोनोपोली मार्केट, यहां आ जाओ। अगला जो मार्केट होता है मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली कंपटीशन के कुछ कुछ फीचर को मिलाकर बनाया गया मोनोपोलिस्टिक मार्केट, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। एंड एक और होता है ओलिगोपोली, जो अल्पाधिकार है। तो एक एक करके चालू करते हैं सर, इनके बारे में सुनना। आओ देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या बनता है। आप बताएं, आपके पास कितना नॉलेज है, आपने कितनी तैयारी की है। पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, दो सेलर हैं, ये दुकान वाला ए है, ये दुकान वाला बी है। ये ए और बी दोनों के बीच में परफेक्ट कंपटीशन है, दोनों के बीच में पूर्ण प्रतियोगिता है। ऐसा तब पॉसिबल है सर जब ए भी वही सामान बेच रहा है जो बी बेच रहा है, ए भी उसी रेट में बेच रहा है जिस रेट में बी बेच रहा है, तब बनेगा क्या, परफेक्ट कंपटीशन। और डिटेल देखेंगे तो सुनो क्या होता है, जिसमें लार्ज बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, खरीदने वालों की भी संख्या बहुत ज्यादा होती है, बेचने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। दोनों को मार्केट का पूरा नॉलेज है, बायर को भी मार्केट का नॉलेज है, सेलर को भी मार्केट का नॉलेज है। उसके बाद दोनों के दोनों होमोजीनियस गुड्स, एक समान वस्तु का व्यापार कर रहे हैं। सभी का प्राइस भी क्या होगा, मार्केट में जितने दुकान है सबका प्राइस क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद कोई भी मार्केट में एंट्री कर सकता है, कोई भी मार्केट से एग्जिट कर सकता है। तो इस तरीके के बाजार को बोला जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये एक इमेजिनेशनरी मार्केट है, काल्पनिक बाजार है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। सबके वस्तुएं, प्रोडक्ट थोड़े से डिफरेंस होते हैं और सबके प्राइस भी थोड़े थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बट यहाँ पर बताया गया कि प्राइस सेम होना चाहिए, हाँ भैया, प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, हाँ भैया, कोई भी एंट्री कर सकता है, बिल्कुल, कोई भी एग्जिट कर सकता है, बिल्कुल, कोई भी दुकान खोलेगा, मना नहीं करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन करो।
कोई दुकान बंद कर देगा, मना नहीं करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन करो। बायर सेलर बहुत ज्यादा होते हैं, नॉलेज सबको होता है, लेकिन अच्छा चीज बता दूं मैं आपको, परफेक्ट कंपटीशन का इतना तो बात है आपको भी पता होगी, परफेक्ट कंपटीशन प्राइस मेकर होता है कि प्राइस टेकर होता है, कीमत निर्धारक होता है कि कीमत स्वीकारक होता है, ये आपको समझना, प्राइस टेकर और प्राइस मेकर। तो परफेक्ट कंपटीशन जो होता है वो प्राइस मेकर होता है, डिमांड एंड सप्लाई से एक प्राइस बनता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों से एक प्राइस बनता है, और इस इंडस्ट्री में जितने सारे शॉप होते हैं सभी को उस प्राइस से बेचना पड़ता है। जैसे कि मैं बोला सबका एक प्राइस होगा, एक मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सपोज करो 10 दुकानें हैं, तो 10 दुकानें एक ही टाइप का प्राइस रखेंगी, ये प्राइस आएगा कहाँ से? ये प्राइस पता कैसे चलेगा? तो ये प्राइस आएगा फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग व पूर्ति की शक्तियों से ये प्राइस आएगा, और जो प्राइस आएगा सबको ये प्राइस को स्वीकार लेना है, सबको इस प्राइस को टेक कर लेना, हाँ हम भी इसी में बेचेंगे, हम भी इसी में बेचेंगे। अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैं इससे कम में या ज्यादा में बेचूंगा, तो तुम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के पार्टी नहीं हो। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तुमको क्या क्या सुनने को मिल गया? लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, खरीदारों और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होना चाहिए, होमोजेनियस प्रोडक्ट, एक समान उत्पादन होना चाहिए, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, मार्केट का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और प्राइस क्या होते हैं ये लोग? प्राइस टेकर होते हैं, कीमत स्वीकारक होते हैं। आ जाएगा समझ में क्या है? यस सर, इतना सारा डिटेल है तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर, इसका प्राइस डिटरमिनेशन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। कहाँ गया? मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या होता है? मोनोपोली मार्केट वो होता है, एकाधिकार का व्यापार वो होता है, सबको पता है, जिसमें एक ही सेलर होता है, बेचने वाला एक है, विक्रेता एक होते हैं, खरीदने वाले क्रेता बहुत सारे होते हैं। यस सर। इसके बाद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, तुम्हारे बगल में कोई दुकान वाला है ही नहीं, क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, आप नहीं बेचोगे तो आप ही से खरीदना पड़ेगा, और दुकान है ही नहीं कोई, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्राइस, पूरा का पूरा प्राइस पर कंट्रोल मेरा है, मैं चाहूं तो ज्यादा में बेच सकता हूँ, मैं चाहूं तो कम में बेच सकता हूँ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता हूँ, और यहाँ पर हाई बैरियर टू एंट्री, और कोई एंट्री भी नहीं कर सकता। तो मोनोपोली मार्केट, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, रेलवे का मोनोपोली है, एलपीजी गैस का मोनोपोली है, तो ऐसे जिनका मोनोपोली है मार्केट में, एकाधिकार है, जो एक ही होता है और दूसरा कोई एंट्री नहीं कर सकता, लाइसेंसिंग लगा दिया गया है, कंट्रोल ओवर प्राइस, पूरा प्राइस पर पूरा का पूरा कंट्रोल है, उसको बोला जाता है मोनोपोली मार्केट। सर इतना डिटेल हमको पता था, हमको ग्राफ पढ़ना है, थोड़ी देर रुक जाओ, ग्राफ पढ़ाऊंगा मैं, कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं। ठीक। अब आते हैं हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता क्या होती है? तो देखना क्या लिखा है, लार्ज नंबर ऑफ द फर्म, लार्ज नंबर किसके जैसे दिख रहा है? परफेक्ट कंपटीशन जैसे, तो लार्ज नंबर ऑफ द फर्म होते हैं, बट डिफरेंटेड प्रोडक्ट, मतलब उनका उत्पादन ना थोड़ा थोड़ा से एक दूसरे से अलग अलग होता है। कैसे सर? सुनो, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर होते हैं और समान होमोजीनियस एक समान होता है। यहाँ बोलते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ फर्म में सेलर तो हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है ना वो थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, फ्रेग्रेंस वाइज चेंज हो जाएगा, साइज वाइज चेंज हो जाएगा, किसी अलग तरीके से जो होगा, तो थोड़ा थोड़ा सबका अलग होता है। फर्मों की बड़ी संख्या, लेकिन उत्पादन भिन्न भिन्न होता है। इजी एंट्री एंड एग्जिट, जैसे परफेक्ट कंपटीशन था, इजी एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आ सकता कोई भी जा सकता है, तो दोनों फीचर वहां से मिल गया है। सम कंट्रोल ओवर द प्राइस, पूरा कंट्रोल नहीं होता, कुछ कंट्रोल होता है, तुम्हारा प्राइस अगर 10 रुपए है तो मेरा प्राइस है 10 रुपए 50 पैसा, तुम्हारा प्राइस अगर 100 रुपए तो मैं हो सकता है 98 में बेच दूंगा, तो थोड़ा सा प्राइस में कंट्रोल होता है और चेंज भी होता है, ठीक है। तो प्राइस चेंज हो गया तो मोनोपोली जैसा दिख जा रहा है, और अगर फर्म नंबर ऑफ बहुत ज्यादा है और फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है तो परफेक्ट कंपटीशन दिख रहा है। तो दोनों के ब्लेंड से बना हुआ है कौन सा? हमारा मोनोपोलिस्टिक मार्केट, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। अगर इसका एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे क्लोथ ब्रांडिंग है, कपड़े का व्यापार है, सैलून ब्रांडिंग हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, तो ये सारे के सारे तुम्हारे किस में आने वाले हैं? मोनोपोलिस्टिक एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। ठीक है, तो हमने तीन पढ़ लिया, परफेक्ट कंपटीशन, बहुत ज्यादा खरीदने वाले बहुत ज्यादा बेचने वाले, प्राइस सबका सेम है, गुड्स सबका सेम है, एंड फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, एंड प्राइस मेकर होते हैं। ठीक है, सॉरी, प्राइस टेकर होते हैं वो लोग, प्राइस टेकर। ये जो मोनोपोली होता है ना, ये प्राइस मेकर होता है। प्राइस मेकर का मतलब समझ रहे हो? ये लोग खुद से प्राइस डिसाइड करते हैं कितने में बेचना है, मेरा मन करेगा 100 में, 100 में बेचूंगा, मेरा मन करेगा 190, 190 में बेचूंगा, भैया प्राइस मेकर है, प्राइस मेकर। ये लोग प्राइस टेकर, स्वीकारक है, प्राइस कीमत निर्धारक होते हैं। और यहाँ पर जो आने वाला है तुम्हारा, यहाँ पर भी प्राइस मेकर और टेकर चलता है, मतलब ये लोग भी कीमत स्वीकारक होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं, बट थोड़ा सा अप एंड डाउन कर सकते हैं प्राइस को, ठीक है। अब आ जाओ सर,
जिस पर हमारी इंडस्ट्री चल रही है बहुत ज्यादा, ओलिगोपोली। अल्पाधिकार, अल्पाधिकार में क्या होता है? फ्यू लार्ज फर्म, कुछ कुछ बड़े बड़े फर्म हैं। फ्यू लार्ज फर्म, कुछ बड़े बड़े फर्म हैं, एक या दो नहीं, फ्यू हैं। इंडिपेंडेंट इन द प्राइसिंग एंड आउटपुट, मूल्य निर्धारण और उत्पादन में पारस्परिक निर्भर है। मूल्य निर्धारण, कितना कीमत होगा, उस पर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हाई बैरियर एंट्री, बहुत ज्यादा लोग इसमें नहीं जा सकते। यहाँ पर फ्री एंट्री और एग्जिट था, इसमें सभी लोग नहीं जा सकते। नॉन प्राइसिंग कंपटीशन, या प्राइस पर कंपटीशन नहीं होता। ये सब पॉइंट काम आएगा तुमको एमसीक्यू बनाने में। नॉन प्राइसिंग कंपटीशन, प्राइस में कंपटीशन नहीं होता। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, कार बनाने वाले, बाइक बनाने वाले हो गए, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जियो एयरटेल, ये सब इसमें कुछ फ्यू हैं। रिस्ट्रिक्शन है, वो लाइसेंस पूरा करोगे तब तुम जा सकते हो, तो वो बन जाता है तुम्हारे किसमें, ओलिगोपोली में। ठीक है, तो इस तरीके से चार कंपटीशन में बना हुआ है। मोनोपोली में देख लो, रेलवे का नाम लिखा होगा और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का नाम लिखा होगा, तो ये तुम्हारे मोनोपोली में आ जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो चार टाइप के हैं, अब इन चारों का प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ना जरूरी है। जो ग्राफ रहता है वो पढ़ना जरूरी था। आओ चेक करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन इसका। पहले तो थोड़ा थोड़े से पॉइंट और है जो फटाफट फटाफट पढ़ लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, सिचुएशन ऑफ द फर्म इन अ शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। पूर्ण प्रतियोगिता, मूल्य व उत्पादन का निर्धारण, फर्म के अल्पकाल व दीर्घकालीन श्रेणी। ठीक है, प्राइस जो डिटर्मिनेशन होता है ना भाई, वो दो तरीके से होता है। अगर शॉर्ट टाइम में कम टाइम है तो प्राइस का डिटर्मिनेशन करो, और लॉन्ग टाइम में प्राइस का डिटर्मिनेशन करो, दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, प्राइस इक्विलिब्रियम, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से मेन आपका टॉपिक चालू होता है। price equilibrium of in the industry of the industry, the point where demand and supply, बोलता है उद्योगों का मूल्य संतुलन वह बिंदु है जहां पर मांग और पूर्ति के एक दूसरे के बराबर होगा। तो जहां पर आपका डिमांड और जहां पर आपकी सप्लाई दोनों मैच हो जाएगी, वो आपका प्राइस डिटर्मिनेशन पॉइंट होगा। वो आपका प्राइस डिटर्मिनेशन पॉइंट होगा, जहां पर भी क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई। जैसे आप और मैं डिमांड्स रख रहे हैं, आप लोग डिमांड रख रहे हो, मैं सप्लाई कर रहा हूँ, डिमांड रख रहे हो, सप्लाई कर रहा हूँ, जिस पॉइंट पर दोनों के दोनों, जिस बिंदु पर हम दोनों मिल जाएंगे, वहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। आगे, द फर्म विल फॉलो दिस प्राइस, इसी फर्म निर्धारण बाजार मूल्य के अनुसार करती है। प्राइस इज इक्वल टू, अब आपको देखो कुछ कुछ दिखाता हूँ। प्राइस जो होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों होता है। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, चीजें समझ नहीं आ रही है। वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, देखो ध्यान से, 10 रुपए का प्राइस है, मैं दो क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, 10 रुपए का प्राइस है, मैं तीन खरीदूंगा। 10 रुपए का प्राइस है, मैं चार खरीदूंगा। 10 रुपए का प्राइस है, मैं पांच खरीदूंगा। बोले तू कितना भी खरीद ले, प्राइस 10 रुपए ही रहेगा, प्राइस 10 रुपए रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों का इंटू कर देते हैं तो टोटल कितना कमाए वो बताता हूँ। देखो यहाँ पर ना, प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ने के लिए तुमको कॉस्ट चैप्टर पढ़ना पड़ता है। कॉस्ट चैप्टर पढ़ने के बाद रेवेन्यू चैप्टर पढ़ना पड़ता है, लागत पढ़ना पड़ेगा, आगम पढ़ना पड़ेगा। वो दोनों पढ़ने के बाद तुम्हारा टॉपिक खत्म होता है, कौन सा, प्राइस डिटर्मिनेशन। लेकिन सिलेबस में ना कॉस्ट चैप्टर है ना रेवेन्यू चैप्टर है, सीधा प्राइस डिटर्मिनेशन दे दिया, तो डायरेक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन आप कैसे समझ में आएगा? आपको रेवेन्यू पूरा पढ़ना पड़ता है, कॉस्ट पढ़ोगे तब आएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। देखो, प्राइस दस 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 है, क्वांटिटी दो तीन चार पांच दिया हुआ है। अब अगर मैं इन दोनों को इंटू करता तो मुझे रेवेन्यू मिल जाएगा। मैं 20 रुपए कमाया, मैं 30 कमाया, मैं 40 कमाया, मैं 50 कमाया। अब मैं बोला कि एवरेज रेवेन्यू निकालो, टोटल रेवेन्यू ये कुल आगा, मैं बोला एवरेज रेवेन्यू निकालो। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है मालूम है? इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो एवरेज मिलेगा। तो 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालने बोलूंगा, सीमांत आगम निकालने बोला तो टोटल रेवेन्यू को आपस में माइनस करना पड़ेगा। मार्जिनल रेवेन्यू पहला है तुम्हारा, यहाँ से डैश कर देते, इन दोनों के बीच में माइनस करता हूँ 10, इन दोनों के बीच में माइनस करता हूँ 10, इन दोनों के बीच में माइनस करता हूँ 10, तो 10 10 10 10 आ रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन में जो तुम्हारा प्राइस होता है वही तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू होता है, और वही तुम्हारा क्या बनता है, मार्जिनल रेवेन्यू। जो मेरा प्राइस है वही मेरा एवरेज रेवेन्यू है, जो मेरा प्राइस है वही मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि जो आपका प्राइस होता है, जो आपका प्राइस होता है वही मार्जिनल रेवेन्यू होता है, वही एवरेज रेवेन्यू भी होता है। देखो यहाँ पर वही लिख के रखा है मैंने, जो मेरा प्राइस होता है, जो मेरा प्राइस होता है
ये प्राइस ही मेरा एवरेज रेवेन्यू भी है और यही मेरा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू भी। इसीलिए बोला जाता है कि प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। ये कौन से कंडीशन में होता है, सिर्फ और सिर्फ कौन से कंडीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में। तो देखो ध्यान से, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है, एक सेकंड, ये जो कर्व है रेड वाला, ये आपका कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व है। और ये जो कर्व है ब्लू वाला, ये जो ब्लू वाला है, ये तुम्हारा कौन सा कर्व है, सप्लाई कर्व है। तो जिस पॉइंट में दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, जिस पॉइंट में दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, ये क्वांटिटी और ये उसका प्राइस, ये डिसाइड हो जाता है। फिर ये जो प्राइस बन जाता है, इसी प्राइस के साथ आगे सभी को सेम प्राइस रखना पड़ता है। लेकिन आप भी जो पढ़ने के लिए बैठे हो, ये अभी भी वो टॉपिक नहीं है। ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, और जिस पर इंटरसेक्ट हो जाते हैं, ये प्राइस टेकर बन जाते हैं। तो अब 10 रुपए में 50 क्वांटिटी बेचना कैसा इनके बीच में डील हो जाता है, तो सभी को इसी प्राइस में डील करना होता है। लेकिन आपको पढ़ना तो ये है सर। आ जाओ, पहले तो मैं आपको कुछ कुछ बेसिक बता दूं थोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद आप बनाएंगे। देखो, जो कर्व है, ये प्राइस, प्राइस 10 का 10 सेम रहेगा। प्राइस हमेशा परफेक्ट कंपटीशन में, अगर मैं 10 रुपए रखता तो सब लोग 10 रखेंगे। तो तुम अगर 20 सामान बेचोगे तो भी प्राइस 10 है, अगर तुम 30 सामान बेचोगे तो भी प्राइस 10 है, तुम 40 सामान बेचोगे तो भी प्राइस 10 है, 50 सामान बेचोगे तो भी प्राइस 10 है। तो ये जो कर्व बना ना, कि स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल कर्व बन रहा है, ये प्राइस का है। और जो प्राइस है वही तो एआर है, और वही कौन है, तुम्हारा एमआर भी है। तो ये जो लाइन बना है, ये जो कर्व बन रहा है, ये प्राइस भी है और एआर भी है और एमआर भी है। प्राइस भी है, एआर भी है, एमआर भी है। और अब अगर मैं बताऊं तुमको, तो कॉस्ट चैप्टर अगर पढ़े होगे, या अभी तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, कॉस्ट पढ़ोगे, तो कॉस्ट का कर्व होता है, पहले कॉस्ट गिरता है, उसके बाद कॉस्ट बढ़ता है। एवरेज कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। तो आपको याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट, देखो नीचे से ऊपर गया, मार्जिनल कॉस्ट ऐसे यू शब्द दिखाता है, नीचे से ऊपर गया। बट मैं आपको कुछ पहले से बता दूं कि एवरेज और मार्जिनल में क्या रिलेशन है। जब कभी भी ना एवरेज ऊपर जाएगा तो मार्जिनल उसके ऊपर चले जाएगा, एवरेज नीचे जाएगा तो मार्जिनल उसके नीचे चल जाएगा। मार्जिनल हमेशा फास्ट होता है एवरेज के, सीमांत जो कर्व होती है वो हमेशा औसत से फास्ट होती है। तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। देखो, इसको हटाते हैं, अपने मन से बताता हूं। ये एवरेज कर्व, एवरेज कॉस्ट, अगर मैं इसको रखता हूं एवरेज कॉस्ट, ये अगर मेरा एवरेज कॉस्ट है, तो मार्जिनल कॉस्ट उसके नीचे से जाएगा और उसके ऊपर से काट जाएगा, ये मार्जिनल कॉस्ट बनता है। कैसे समझ रहे हो, देखो देखो देखो, ध्यान देना। ये बेसिक्स अगर बनेंगे तब तुम जिस ग्राफ को पढ़ने के लिए आए हो वो ग्राफ तुमको समझ में आएगा। ये अगर मैं बता दूं आपको, ये एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट है, नीचे से ऊपर गया, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, वो उसके नीचे से आएगा और उसके ऊपर चले जाएगा। ये इसके नीचे से आएगा, ये उसके ऊपर चल जाएगा। एवरेज नीचे है तो मार्जिनल उसके नीचे आ गया, एवरेज ऊपर जा रहा है तो मार्जिनल उसके और ऊपर चले जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। क्या प्रॉपर्टी बताया मैंने, पहले बताया मैं आपको, प्राइस डिटरमिनेशन पढ़ना है तो आपको रेवेन्यू कर्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा। रेवेन्यू कर्व, रेवेन्यू कर्व। तो रेवेन्यू कौन सा रेवेन्यू होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है और मार्जिनल रेवेन्यू होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सीधी लाइन होती है, परफेक्ट कंपटीशन में कौन सी लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन में। फिर अगर तुमको कर्व पढ़ना है तो तुमको कॉस्ट के बारे में सीखना पड़ेगा। तो कॉस्ट, कॉस्ट कैसे होता है, एक एवरेज कॉस्ट होता है और एक मार्जिनल कॉस्ट होता है। भैया अगर एवरेज गिर रहा है तो मार्जिन उसके नीचे गिरेगा, भैया अगर एवरेज बढ़ रहा है तो उसको काटते हुए उसके ऊपर बढ़ जाएगा। ये दो प्रॉपर्टी याद रख लो, फटाफट सारा टॉपिक बन जाएगा तुम्हारा। तो आओ मैं तुमको इसी बेस पर एक प्राइस बना के दिखाता हूँ, मैं ध्यान से देखना, परफेक्ट कंपटीशन का। ये बन गया तुम्हारा रेवेन्यू कर्व, पी भी यही है, ए आर भी यही है, एम आर भी यही है। ओके भैया, ये इसको काट दिया, इसका नाम रख लेते हैं एवरेज कॉस्ट, इसका नाम रख लेते हैं एवरेज कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगा, इसके नीचे से कट करेगा और इसके ऊपर तक कट करेगा, ये तुम्हारा क्या बन गया, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अगर आपको यहाँ सीखना है
मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको पहले इसका बता दूं कि एवरेज कॉस्ट के नीचे से मार्जिनल कॉस्ट उसको ऊपर तक काटता है, ये पॉइंट सेम रहता है। आओ देखो अब क्या टॉपिक है तुम्हारे लिए। देखो, ध्यान से देखना। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ फर्म। परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है वो बताना है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ द एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट, ये दोनों के बेस पर आर यूज्ड टू डिटरमाइन द सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो तुम मार्जिनल को नहीं खींचोगे तो भी बन जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है तो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को यूज करो, उससे तुमको प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। इफ एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर है, जितना मेरा औसत लागत था उतना ही मेरा अगर औसत आगम है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मेरा कॉस्ट ज्यादा हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, कॉस्ट ज्यादा हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, तो तुमको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है। और अगर मेरा रेवेन्यू ज्यादा हो गया और कॉस्ट कम हो गया तो मुझे हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। भैया एक बार फिर से, ये मेरा कॉस्ट है, ये मेरा रेवेन्यू है। अगर दोनों सेम है तो नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मेरा कॉस्ट ज्यादा हो गया भैया और रेवेन्यू कम हो गया, रेवेन्यू मतलब कमाई आगम, तो मैं लॉस हो गया। और अगर मेरा कॉस्ट कम हो गया और रेवेन्यू ज्यादा हो गया तो मेरे को हो जाएगा एब नॉर्मल प्रॉफिट, उसी को बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आओ ग्राफ दिखाओ तुमको किस तरीके से बनता है। देखो ध्यान से, ये नहीं, पहले तो ये पढ़ेंगे। शॉर्ट रन, शॉर्ट रन मार्केट में अल्पकालीन समय में तुमको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, अब नॉर्मल प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, और लॉस भी हो सकता है। अल्पकालीन में, शॉर्ट टर्म पीरियड में, परफेक्ट कंपटीशन में आपको क्या क्या हो सकता है? आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। सामान्य लाभ, असामान्य लाभ या एक्स्ट्रा सामान्य लाभ हो गया, या फिर हानि भी हो सकता है। सर कैसे? ये देखो, ये ग्राफ को देखो, मैं आपको इसी के साथ सिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान देना सभी। सबसे पहले तो ये वाला लाइन खींच दिया, ये बन गया मेरा कौन सा? ए आर और एम आर, यही प्राइस बन गया। अब ये वाला जो कर्व बनता है ये एवरेज कॉस्ट का था, ये एवरेज कॉस्ट का था, ये एवरेज कॉस्ट का था। इतने में ही मैं तुमको दिखा दूंगा। अब आप बताओ खुद से मुझे कि सर ये कौन सा कर्व है? ये रेवेन्यू कर्व है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? पैसा आया। और ये कौन सा कर्व है? कॉस्ट कर्व है। रेवेन्यू के नीचे कॉस्ट है ना, रेवेन्यू के नीचे कॉस्ट है ना, रेवेन्यू के नीचे कॉस्ट है ना, तो जो ये एरिया बनता है ना, ये एरिया, यही तुम्हारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यही तुम्हारा प्रॉफिट, यही तुम्हारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। सर ये रेवेन्यू कर्व है, ये कॉस्ट कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट को छोड़ ही दो, उसके बिना भी मैं बना दूंगा। ये रेवेन्यू कर्व है, ये कॉस्ट है, रेवेन्यू के नीचे कॉस्ट है, रेवेन्यू के नीचे कॉस्ट है, रेवेन्यू ऊपर है, आगम ऊपर है, कॉस्ट नीचे, मतलब प्रॉफिट हो गया। मतलब सर कल चल के ये जो रेवेन्यू है और कॉस्ट यहीं पर रहेगा। अगर कॉस्ट यहीं पर रहेगा, कॉस्ट यहीं पर रहेगा, इसके टच में रहेगा, तो जितना रेवेन्यू है उतना ही कॉस्ट है, तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। और अगर कल चल के कॉस्ट ऊपर चले जाएगा, कॉस्ट ऊपर चल जाएगा, रेवेन्यू नीचे, कॉस्ट ऊपर है, तो तुमको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। यही तो कंडीशन है। अगर मैं आपको फ्री हैंड बना के दिखाता हूं तो 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी 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 ऐसी बना दूंगा फ्री हैंड में। देखो, ये कर्व खींच लो, ये प्राइस बना लो, इसमें ए आर रख लेता हूँ, इसको एम आर रख लेता हूँ। ये मेरा कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट रेवेन्यू के नीचे है, तो ये जो एरिया बनता है मेरा, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा। ये प्रॉफिट बन जाएगा, ये मेरा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट बनता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं बनाता हूँ इस तरीके से, एक सेकेंड, इसी ग्राफ को अगर मैं बनाता हूँ अपने तरीके से, तो ये मेरा कर्व बन गया, ये मेरा ए आर, ये मेरा एम आर, सेम है। ठीक है। कॉस्ट मेरा अगर यहां से ऐसे आता है, एवरेज कॉस्ट, जितना मेरा रेवेन्यू था उतना ही मेरा कॉस्ट है, जितना मेरा रेवेन्यू उतना ही मेरा कॉस्ट है, तो नॉर्मल प्रॉफिट। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, नॉर्मल हो गया, ये तुम्हारा नॉर्मल। ठीक है। अगर इसी को हम इस तरीके से पढ़ लेते हैं कि ये मेरा रेवेन्यू कर्व हो गया, ए आर और एम आर, प्राइस भी लिख सकता हूँ, और कॉस्ट मेरा ऊपर है,
एवरेज कॉस्ट मेरा ऊपर है, तो जो ये हिस्सा बन रहा है ना, ये तुम्हारा, ये ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा। तो सीधी सी बात है भैया, एवरेज कॉस्ट कर्व अगर रेवेन्यू कर्व के नीचे से गया है तो प्रॉफिट हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज रेवेन्यू कर्व को टच करते हुए अगर कॉस्ट कर्व जा रहा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाता है। फिर रेवेन्यू कर्व के ऊपर से कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऊपर है रेवेन्यू नीचे है, तो तुमको क्या हो जाएगा, लॉस। ये सब के सब किसमें पॉसिबल है सर, शॉर्ट रन में, अल्पकालीन समय में तुमको नॉर्मल भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल भी हो सकता है, और तुमको क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ये उसी के कर्व थे सर। तब आप इस कर्व को देखकर बताओ इसमें क्या दिखता है तुमको। मार्जिनल कॉस्ट भी बना हुआ है, तुम देख लेना। तुमको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज तो देखना है सर, क्या, मेरा एवरेज कॉस्ट नीचे से गया, रेवेन्यू मेरा ऊपर है, एवरेज कॉस्ट मेरा नीचे है, तो ये वाला हिस्सा क्या बन गया, प्रॉफिट। ओके भैया, आगे दिखाता हूँ मैं तुमको। ये वाला ग्राफ को देखो, ये वाला ग्राफ को देखो, ये मेरा रेवेन्यू कर्व और मेरा कॉस्ट कर्व देख यहाँ से टच होकर गया, मेरा कॉस्ट यहीं पर, दोनों टच है। तो जहां पर मेरा रेवेन्यू है वहीं पर अगर मेरा कॉस्ट भी है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ना ऊपर है ना नीचे है, तो तुमको क्या बन जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये वाला ग्राफ को देखो सर क्या होगा, ये मेरा रेवेन्यू कर्व है और कॉस्ट कर्व देख मेरा ऊपर है, कॉस्ट करो देखो मेरे ऊपर है, तो यहां से यहां तक के बीच का जो डिफरेंस पड़ रहा है ना सर, ये तुमको क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉस्ट। इतना तो पढ़े थे हम लोग कि कॉस्ट ज्यादा हो गया, रेवेन्यू कम हो गया तो लॉस हो गया। इसको देख देख के डरते हैं कि ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ क्या, ये ग्राफ क्या। आपको तो दो प्रॉपर्टी याद करना था, पहला प्रॉपर्टी ये वाला याद करना था, दूसरा प्रॉपर्टी ये कॉस्ट का था, और एक मार्जिनल का था। मार्जिनल कॉस्ट को नहीं बनाऊंगा तो भी मार्जिन उसके नीचे से आएगा, उसके ऊपर तक हो गया सर। तो अगर अल्पकालीन समय है, शॉर्ट टर्म पीरियड है, तो परफेक्ट कंपटीशन को तीनों हो सकता है। उसको और भी डिटेल बता सकता हूँ, बट अभी समय नहीं है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, वो सारा डिटेल बताया जा सकता है, लेकिन नहीं, इतना आपके लिए काम आ जाएगा। अब अगर लॉन्ग रन है सर, लॉन्ग रन है, लंबा समय है, दीर्घकालीन समय है, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा ना तो नया फर्म आ जाता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो नया फर्म आ जाता है, तो इनका प्रॉफिट कम होकर नॉर्मल हो जाता है। लॉस होता है ना, तो कुछ लोग दुकान छोड़ के चले जाते हैं, फिर जो लॉस के कारण वापस नॉर्मल हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में, कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ, लॉन्ग रन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, लेकिन उसको देखकर कई सारे और दुकान खुल जाते हैं, फ्री एंट्री एग्जिट है, तो फ्री एंट्री बहुत सारे आ जाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ धीरे से कम होकर नॉर्मल में आ जाता है। लॉस हो गया तो बहुत सारे दुकान छोड़ के चले जाते हैं, तो जब बहुत सारे दुकान छूट जाते हैं तो वापस वो नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में लॉन्ग रन में आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या ग्राफ बनने वाला है, ये कॉस्ट, ये तुम्हारा बन गया कौन सा कर्व, रेवेन्यू कर्व बन गया, ये बन गया रेवेन्यू कर्व, और एक कॉस्ट कर्व उसको टच करके आता है, ये उसको कॉस्ट का कर्व टच करके आता है। तो इस तरीके से तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन का कर्व्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वक्र इसमें, ग्राफ खत्म होते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग मोनोपोली मार्केट के बारे में। मोनोपोली मार्केट क्या होता है, सभी को पता है, उसका डिटेल सारा सा है, फटाफट फटाफट बता बात कर लेते हैं। मार्केट वेयर द सिंगल सेलर ऑफ द कमोडिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ द बायर एंड कमोडिटी, वह बाजार जिसमें किसी वस्तु के केवल एक विक्रेता होता है और खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ भैया, पता था ये बात। फिर कमोडिटी हैज नो सब्स्टिट्यूट, उसके बगल में उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, वो अकेला ही होता है। ओके भैया, उसका प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती। सेलर हैज नो कंपटीशन, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। सेलर एंजॉय द फुल फ्रीडम ऑफ लाइक अ किंग, वो अकेला ही है। सेलर तो बोलेगा कि भैया मेरे को जितना बेचना है, जब बेचना है, जैसे बेचना है, जिस रेट में बेचना है, उस रेट में बेच सकता हूँ। ही चार्ज हिज ओन डिटरमाइंड प्राइस बाय द बायर, वो क्रेताओं से जितना मन करता है उतना पैसा ले सकता है, चार्ज कर सकता है ज्यादा रेट, अपने अपने हिसाब से कर सकता है। बायर हैज टू पे द सेम प्राइस बिकॉज ऑफ हैज नो ऑप्शन टू अदर सेलर, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई है नहीं, तो तुम उसको उतना ही पैसा दोगे। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी हो गया, और पेट्रोल कंपनी हो गया, ये सारे के सारे। फीचर, फीचर क्या होता है, वन सेलर है, लार्ज नंबर है, पता है सर। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, पता है सर। रिस्ट्रिक्शन एंट्री है, तुम्हारे के बगल में कोई और दुकान नहीं खोल सकती भैया, परमिशन ही नहीं है वहां पर, रिस्ट्रिक्शन एंट्री है। फिर प्राइस मेकर है, खुद से प्राइस डिसाइड करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अगर वो आपसे लेता है 50 रुपए तो हो सकता है मेरे से 100 रुपए ले ले। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत का भेदभाव करता है यहाँ पर। ये पॉइंट थोड़ा सा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। ओके सर, इसके बारे में पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है, उसमें क्या था,
जहां पर डिमांड और सप्लाई होगा इक्वल, वहां पर तुम्हारा बनता था। यहाँ पर देखो क्या बनता है, the monopolistic is an equilibrium where he produce that much amount of output which yield maximum total। तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होगा जहां पर इसको अधिकतम लाभ होगा। एक अधिकारी संतुलन में तब होता है जब वह उतना उत्पादन करता है जिससे उसको अधिकतम लाभ हो। वहां पर उतना ही डिमांड होगा जितना सप्लाई होगा, सेम रखा गया था। यहाँ पर बोलता है जब आपको अधिकतम प्रॉफिट होगा तब उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको दो चीज याद रखना है, MR must be equal to marginal cost। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिन मतलब एक का होता है, अगर वो इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट के, मार्जिनल रेवेन्यू अगर इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट के, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है MR इज इक्वल टू MC। और MC कट, मार्जिनल कॉस्ट कट करता है MR को फ्रॉम द बिलो। मार्जिनल रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू कर्व होगा, अब मैं यहाँ पर ऐसा बताऊं तो रेवेन्यू कर्व ऐसे बनता है, थोड़ी देर बताता हूँ। जो रेवेन्यू कर्व होता है उसको नीचे से कट करता है, ये थोड़ी देर में समझा देता हूँ मैं। आपको दो कंडीशन याद रखना है। इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम सर? मोनोपोली मार्केट में। हाँ, मोनोपोली मार्केट में संतुलन कब होता है? जब लाभ अधिकतम होता है। ऐसा कब होगा? जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट सेम होगा, और मार्जिनल कॉस्ट जो होता है मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटते हुए ऊपर जाएगा। इसके बारे में थोड़ी देर बताता हूँ। सेकंड कंडीशन वही लिखा है, मार्जिनल कट्स फ्रॉम, और नीचे से फ्रॉम द बिलो। आओ मैं आपको अपने तरफ से कुछ डायग्राम बता देता हूँ। ठीक, देखो मैं प्रूफ करके दिखाया था कि प्राइस ही आगे चल के AR निकलता है, प्राइस ही आगे चल के MR निकलता है। सेम ऐसे ही फिर टेबल बनाकर प्रूफ कर देता हूँ, बट उतना समय नहीं है, तो मैं आपको सिंपल सा एक बात बता दूं। बनता है सर, नंबर से सारा चीज बनता है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, शॉर्ट में नहीं बता सकते। ये एवरेज रेवेन्यू है। क्या होता है, नीचे इसलिए गिरता है कि जब विक्रेता बेचता अकेला है, तो जैसे जैसे तुम क्वांटिटी ज्यादा करोगे तो रेट कम करते जाता है। जैसे एक सामान खरीदूंगा तो 10 रुपए में, दो खरीदूंगा तो 9.5 में, तीन खरीदूंगा तो 9 रुपए में बेच दूंगा, चार खरीदूंगा तो 8.5 में बेचूंगा, तो ऐसे करके रेट कम होता है। तो ये एवरेज रेवेन्यू करो नीचे की ओर होता है। और जब एवरेज नीचे हो रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू, एम एम तो हमेशा फास्ट होता है, तो एम उससे और नीचे आ जाएगा, ये मार्जिनल रेवेन्यू बन गया। ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करता है ना, तो परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR दोनों ऐसा स्ट्रेट लाइन होते हैं। लेकिन मैं अगर बात करता हूँ किसका, मोनोपोली मार्केट में, तो AR कर्व MR कर्व इस तरीके से डिजाइन शो करता है। पहले तो ये आपको समझ में रखना है, ये याद रख लेना है, क्योंकि अगर आपने कॉस्ट और रेवेन्यू नहीं पढ़ा है तो ये प्राइस डिटर्मिनेशन वैसे भी नहीं बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन में हूँ तो AR और MR कुछ इस तरीके से होता है, स्ट्रेट लाइन। ट्रू टेबल आता है, प्रूफ होता है, ये साइंटिफिकली है। और अगर मैं बनाता हूँ मोनोपोली मार्केट में, एकाधिकार में, तो AR कर्व नीचे की तरफ होता है, MR कर्व उससे और नीचे की तरफ होता है। जब जब A गिरेगा M उससे ज्यादा गिरेगा, A बढ़ेगा तो M उससे ज्यादा बढ़ेगा। तो ये तो रेवेन्यू हो गया। अब प्रॉफिट पता करने के लिए आपको कॉस्ट पता करना है। कॉस्ट तो अभी अभी पढ़ाया था मैं। बोलो कॉस्ट का कर्व कैसे बनता है? कॉस्ट का कर्व एक ऐसे बनता है, ये कौन सा कॉस्ट है? एवरेज कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट ये इसके ऊपर से ऐसे जाता है, ये तुम्हारा कौन सा कॉस्ट है? मार्जिनल कॉस्ट। तो ये दोनों तुमको तो याद है। तो ये कॉस्ट जो है, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन में हो चाहे वो मोनोपोली में, कॉस्ट तो एक जैसे ही है। लेकिन जो रेवेन्यू आगम है वो परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है, और मोनोपोली मार्केट में इस तरीके से होता है, AR और MR। आपको ये याद रखना, बेसिक प्रॉपर्टी। अभी इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करके तुम प्रॉफिट भी पता कर लोगे, लॉस भी पता कर लोगे, नॉर्मल प्रॉफिट भी पता कर लोगे। कैसे सर? दिखाता हूँ तुमको, देखो। हम्म, ये कर्व दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसके ऊपर ओवर राइटिंग करूंगा, आपको दिख जाएगा। ध्यान देना सर। देखो, सबसे पहले तो तुमको दो रेवेन्यू कर्व बना लेना चाहिए। ये कौन सा बन गया? AR बन गया। और ये कौन सा बन गया? MR बन गया। ओके भैया, मान लिए ये AR होता है, MR होता है। फिर एवरेज कॉस्ट कैसे होता है? एवरेज कॉस्ट ऐसा होता है, ये एवरेज कॉस्ट। फिर एक कंडीशन बोला था मार्जिनल कॉस्ट के नीचे से काटते हैं, तो ये गया मार्जिनल कॉस्ट, इसके नीचे से गया मार्जिनल कॉस्ट। आपको पूरा समझना नहीं है, आपको बस ये दो लाइन, रेवेन्यू को अलग से याद करो, कॉस्ट को अलग से याद करो, आपको कर्व बन जाएगा। ठीक है। अगर आप अभी सब्जेक्टिव में रहते हो तो बहुत बढ़िया से उसको बनाते हो। MCQ में वो किस तरीके से पूछेगा मुझे नहीं लगता ग्राफ से रिलेटेड होगा, पूछेगा तो बता देंगे। अब आपको इतना सारा डिटेल नहीं देखना, आपको सिर्फ देखना है कि मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है, ये वाला, क्या मेरा एवरेज कॉस्ट उसके नीचे है?
हाँ, एवरेज कॉस्ट के नीचे है, हाँ बिल्कुल है, दिखाता हूँ मैं तुमको। इतना सारा से अच्छा आपको क्या हो गया? देखो, ये मेरा एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये ए आर, ये एम आर। ठीक है। अब अगर कॉस्ट मेरा उसके नीचे से गया, कॉस्ट अगर मेरा उसके नीचे से गया, तो एवरेज के रेवेन्यू के नीचे कॉस्ट है ना, एवरेज रेवेन्यू के नीचे कॉस्ट है, तो ये एरिया जो बनता है वो किसका बनता है? प्रॉफिट का बन जाता है। ठीक है, वो एरिया बन जाता है किसका? प्रॉफिट का। अब अगर मैं इसी ग्राफ को कुछ इस तरीके से तुम्हारे को सामने रखूं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू। अगर ये कॉस्ट मेरा एवरेज कॉस्ट ऐसा जाता है, एवरेज कॉस्ट, तो रेवेन्यू के नीचे मेरा कॉस्ट है, रेवेन्यू के नीचे मेरा कॉस्ट है, रेवेन्यू के नीचे कॉस्ट है, तो क्या बन जाता है? वो प्रॉफिट। लेकिन आगे ये कर्व इस तरीके से हो जाएगा, ये इसके पास से जाएगा ऐसा, तो मेरा रेवेन्यू को टच करते हुए है, ये मेरा रेवेन्यू को टच करते हुए है। रेवेन्यू जहां पर है उतना ही मेरा कॉस्ट है, जितना मेरा आगम उतना मेरा लागत है, तो बन जाएगा तुम्हारा नॉर्मल। और अगर आप खुद समझ जाओगे अब क्या होने वाला होगा, वेट, कॉस्ट मेरा ऊपर चले गया है, एवरेज कॉस्ट मेरा ऊपर निकल गया, रेवेन्यू नीचे है, कॉस्ट ऊपर है, रेवेन्यू नीचे, कॉस्ट ऊपर है, तो ये कौन सा कंडीशन में आ जाता है सर? लॉस कंडीशन में होता है। तो बीकॉम वाले बच्चों को तो बहुत फाइनली बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो में मुझे बताना बहुत मुश्किल सा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने ना कॉस्ट पढ़ाया आपको, ना रेवेन्यू पढ़ाया, ना वो आपके सिलेबस में, और मुझे सीधा ही बताना पड़ रहा है। तो जब मैं कॉस्ट पढ़ाता तो पूरे कॉस्ट के कर्व को समझा देते हैं, रेवेन्यू को फिर दोनों का मिक्स करते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा कर्व बनता है। आओ नीचे अगर इसमें रखाऊंगा तो हाँ, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में, अंडर मोनोपोली में क्या क्या होता है? शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जहां पर ए आर इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी के, देखो नॉर्मल, ये ए आर है, और ए आर से ही टच है तुम्हारा कौन सा? ए सी। तो अगर ये दोनों टच होगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? नॉर्मल प्रॉफिट। अगर ये कॉस्ट उसके नीचे से आ जाता, कॉस्ट उसके नीचे से आ जाता तो क्या बन जाता? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और यही कॉस्ट अगर इसके ऊपर से चले जाता तब क्या बन जाता तुम्हारे को? लॉस बन जाता। तो वो केस बनते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आपको कुछ बता दूं मैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बता दूं क्या होता है ये, सुनना। प्रोफेसर हैज क्लासिफाइड द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एज अ थ्री, तीन टाइप का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो देखो, अगर मैं सिंगल हूँ, सिंगल सेलर हूँ, और मुझे आप लोगों से प्राइस चार्ज करना है, तो मैं आपके पेइंग कैपेसिटी को देखूंगा। हाँ, ये थोड़ा सा रिच है, इसके अंदर पेइंग कैपेसिटी अच्छा है, ये मुझे ज्यादा पैसा दे सकता है, तो मुझसे ज्यादा चार्ज करूंगा। मैं पेइंग कैपेसिटी देखूंगा, नहीं इससे मुझे ज्यादा पैसा नहीं आएगा, तो मैं उससे कम चार्ज करूंगा। तो इसको रखा गया है फर्स्ट स्टेज में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद, उसको तीन स्तरों पर रखा गया है। आप कस्टमर के, कंज्यूमर की पेइंग कैपेसिटी को देखते हो, अगर वो ज्यादा दे सकता है तो उनसे ज्यादा चार्ज ले लो, अगर वो कम दे सकता है तो उनसे कम ले लो। तो उसको किस में रखा गया है? फर्स्ट स्टेज में रखा गया। तीन स्टेज होते हैं। दूसरा, एक रेंज तक, अगर इतना सामान खरीदोगे तो तुमसे इतना चार्ज होगा, और इससे ज्यादा सामान खरीदोगे तो तुमसे कम चार्ज करेंगे। क्वांटिटी, दो सामान खरीदोगे तो तुम्हारे को रेट कम पड़ेगा, या चार सामान खरीदोगे तो रेट कम पड़ेगा, एक या दो खरीदोगे तो फर्क नहीं पड़ता, थोक में खरीदोगे तो सस्ता पड़ेगा, फुटकर में खरीदोगे, रिटेल में खरीदोगे कम पड़ेगा। तो कॉमोडिटी, क्वांटिटी के हिसाब से रखा जाएगा, तो किस में रखा गया है? सेकंड स्टेज में। और इनके अलावा किसी और रीजन से अगर आप प्राइस को बढ़ाते हो या कम करते हो, इनके अलावा कंज्यूमर की पेइंग कैपेसिटी को छोड़ दो, और कॉमोडिटी के क्वांटिटी को छोड़ दो, अगर इन दोनों को छोड़ने के बाद अगर कोई बचता है, तो वो कौन सा आ जाता है? थर्ड स्टेज में आ जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा आगे करके प्राइस बढ़ा दे रहा हूं मैं, या फिर मेरे पास शॉर्टेज हो गया तो प्राइस बढ़ा दे रहा हूं मैं, या कुछ और रीजन आ जाएगा, किसी भी रीजन से आएगा, तो उसको किस में रखा गया है? थर्ड स्टेज में। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कितने स्टेज में रखा गया है? तीन। पेइंग कैपेसिटी, कस्टमर का देने की क्षमता को देखकर रखोगे तो फर्स्ट स्टेज में, कॉमोडिटी की मात्रा को देखकर रखोगे तो सेकंड स्टेज में, और वो दोनों किसी में नहीं आएगा तो कौन से स्टेज में आ जाएगा? थर्ड स्टेज में आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग रन बताना भूल गया, लॉन्ग रन में तो तुमको पता ही होगा क्या होता है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में आपको नॉर्मली होगा, नॉर्मल होने के लिए जहां पर तुम्हारी रेवेन्यू है वहीं पर अगर कॉस्ट आ जाता है तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट रन में नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल लॉस होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ्स बनते हैं। और ये जो कर्व है मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ गया,
परफेक्ट का ऐसा बनता है, ये तुम्हारा मोनोपोली का बनता है, मोनोपोलिस्टिक का भी ऑलमोस्ट ऐसे ही बनता है, ओलिगोपोली का भी ऑलमोस्ट ऐसे ही बनता है। तो बाकी मार्केट का थोड़ा सा ये डिफरेंस ऊपर नीचे जाता है, बट यही साइज में रहेगा। तो आपको दो ही तरीके से पढ़ लेना है, एक ये वाला परफेक्ट के लिए पढ़ लेना है और एक मोनोपोली के लिए पढ़ना है। और बाकी जो बचे दो और मार्केट वो इसी की तरह पर चलेंगे, मोनोपोली मार्केट की तरह पर ही चलेंगे। इसी तरीके से होगा उसमें भी, तो उसका मैंने नहीं रखा हुआ है, दो मेजर होते हैं जिसको समझना होता है। अब आओ थोड़ा सा एमसीक्यूज रखा है मैंने, इसको फटाफट खत्म करते हैं। विच मार्केट फॉर्म हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर एंड सेलर डीलिंग इन द होमोजीनियस प्रोडक्ट? ये तो समझ में आ गया होगा। किस बाजार की संरचना में समान उत्पादन का क्रय विक्रय करने के खरीदारों और विक्रेताओं की संख्या सर्वाधिक होती है, और समान समान एक जैसा सामान होगा और खरीदने बेचने की संख्या ज्यादा होगी, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक मतलब बहुत सारे लोग होते हैं बेचने वाले, लेकिन सबका डिफरेंट क्या होता है, गुड्स थोड़ा सा अलग अलग होता है। ठीक है, तो होमोजीनियस नहीं, सिंगल सेलर नहीं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उत्पाद विभेदीकरण, थोड़ा सा सामान अलग 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 रखते हैं, तो ये आपको पता है। अगला, एन ओलिगोपोली इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय द, अल्पाधिकार बाजार की प्रमुख विशेषता क्या? अल्पाधिकार, ओलिगोपोली, कम लोग होते हैं, कम लोग होते हैं उन लोग। ठीक है, तो मैनी सेलर नहीं, फ्यू सेलर, हाँ फ्यू सेलर होते हैं यहाँ पर। तो कुछ बेसिक ही रखा हूँ मैं, एडवांस तो नहीं रख सकता। अब कई लोग बोलते हैं सर आपको पैटर्न नहीं पता इसका, अरे वो पैटर्न अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो बनेगा लंबा। उसमें कैसे कैसे रहता है, असर्शन दिया रहेगा, रीजन दिया रहेगा, कथन और सत्य दिया रहेगा, उसको जमाना रहता है, मैचिंग बनाना रहता है, फिर उसके बाद कोडिंग वाला होता है, कूट वाले होते हैं, तो वो सब इसमें नहीं बता सकता। यहाँ मैं कॉन्सेप्ट बताने के लिए बैठा हूँ, वो सब तो टेस्ट में आपको मिल जाता है। Which of the following is a real world example of oligopoly in India? निम्नलिखित में से भारत में अल्पाधिकार बाजार का वास्तविक उदाहरण क्या है? टेली कम्युनिकेशन, यही है सर, टेली कम्युनिकेशन। कुछ ही लोग हैं हमारे देश में। वेजिटेबल बहुत सारे लोग हैं, टेलरिंग सिलाई बहुत सारे लोग हैं, स्ट्रीट फूड बहुत सारे, तो कुछ ही लोग हैं टेली कम्युनिकेशन में, कुछ ही लोग हैं। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स आर, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कैसी होती है? प्राइस मेकर होती है कि प्राइस टेकर होती है? परफेक्ट कंपटीशन जो बताओगे उस रेट में बेचेंगे, तो स्वीकारक होती है, प्राइस टेकर बोला जाता है, स्वीकारक। ठीक है, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड बिटवीन द प्रोडक्ट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज, एकाधिकार प्रतियोगिता में उत्पादन के बीच क्रॉस लोच, क्रॉस प्राइस डिमांड कैसी होती है? इसमें क्या बताना चाहता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब बहुत ज्यादा होते हैं और बगल में एक और सामान वाला होता है। देखो मोनोपोलिस्टिक का मतलब सब्स्टिट्यूट है तुम्हारे पास, मोनोपोलिस्टिक सब बहुत सारे लोग हैं एक दूसरे के बगल में, जब जब सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो उसको इलास्टिक बोला जाता है, इलास्टिक। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन रखना चाहिए, हाई। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होना चाहिए, हाई। इन्फिनाइट नहीं, जीरो नहीं, लो नहीं। देखो मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है कि ऐसे बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो तुम अच्छा नहीं बेचोगे तो बगल वाले से ले लेंगे, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। आगे पढ़ के देखते हैं। इफ डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, अगर डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई मेरे पास है नहीं, लोग मांग रहे बहुत सारा मांग रहे, लेकिन मेरे पास सामान है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कीमत को बढ़ा दूंगा। तो बोलता है संतुलन क्या होगा जब घटेगा बढ़ेगा, हाँ राइस हो जाएगा। देखो, तो पूर्ति स्थिर होगी तो संतुलन कीमत क्या होगा, प्राइस कीमत क्या होगा, प्राइस विल भी क्या होगा। तो जब आप कॉमन सेंस लगाओ ना, डिमांड ज्यादा रहा सप्लाई ही नहीं, मेरे पास गिन के चार या पांच ही सामान है, बहुत सारे लोग खरीदने का, तो मैं कीमत बढ़ा दूंगा, प्राइस बढ़ जाएगा। आगे, गवर्नमेंट इम्पोज मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, सरकार द्वारा संतुलन मूल्य से कम निर्धारित अधिकतम मूल्य को क्या कहा जाता है? यस सर, ये एक अच्छा टॉपिक है जो तुम्हारे में भी है, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। मैं बताता हूँ प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के बारे में। ये देखो, हाँ, ध्यान से देखना, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के बारे में। ये एक इक्विलिब्रियम प्राइस है, जिसमें तुम भी तैयार हो, मैं भी तैयार हूँ, विक्रेता भी तैयार है, क्रेता भी तैयार है कि हाँ हम इतने में खरीदना चाहते हैं, ये 10 रुपए है। ठीक है, इसको 100 रुपए रख लेते हैं, और मैं एक एग्जांपल रख लेता हूँ, मेडिसिन। ये मेडिसिन है जिसका कीमत 100 रुपए डिसाइड हुआ मार्केट फोर्स से, कीमत मांग और पूर्ति की शक्ति से 100 रुपए डिसाइड हुआ। अब सरकार बोलता है कि नहीं, इसका कीमत ना 100 रुपए से कम होना चाहिए ताकि सब खरीद लेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करता है, इसका रेट फिक्स कर देता है ये, कि भैया कोई भी आएगा तो हम उसको कितने में बेचेंगे, 50 रुपए।
तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है उसके नीचे, इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे मैक्सिमम अमाउंट डिसाइड कर देता है। इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे मैक्सिमम अमाउंट डिसाइड कर देता है कि कोई भी दुकान वाला 50 रुपए से ज्यादा में दवाई नहीं बेचेगा। तो ये प्राइस क्या बना दिया, छत बना दिया है। देखो 10 में बेच सकता है, 20 में बेच सकता है, 30 में बेच सकता है, 50 के ऊपर नहीं जा सकता। तो इसको छत बना दिया, इसलिए बोलते हैं प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस सीलिंग तब लगाया जाता है जब गवर्नमेंट को लगता है कि इसका कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो लोग इसको ज्यादा ज्यादा बेच रहे हैं, आपस में डिमांड सप्लाई से लड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा इसका कीमत बढ़ाते जा रहे हैं, तो सरकार बोलता है नहीं, इसके ऊपर कोई नहीं जाना चाहिए। क्या हुआ था, मैं एक छोटा सा कहानी बता देता हूँ आपको। ये सब हम लोग क्लास में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। जब कोविड आया था तो रेमडेसिविर का एक वैक्सीन था, याद होगा आपको। तो वो रेमडेसिविर वैक्सीन का प्राइस ना बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ते जा रहा था, क्योंकि वो एक ऐसा वैक्सीन था कि उससे लोगों का कोविड में बच रहा था जान। तो जो वैक्सीन नॉर्मल 1000, 1500, 1200 में था, वो 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपए तक था। फिर आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि कोई भी उसको हाई रेट में बेचेगा ना, तो उसका मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैंसल कर देंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर दिया, उसका ना जो भी डिमांड और सप्लाई हम मांग रहे हैं, हम 40,000 देना चाहते हैं, वो कोई बोल रहा है हम 50,000 देना चाहते हैं, तो हम डिमांड सप्लाई से उसका प्राइस तो बढ़ा दिए थे, लेकिन गवर्नमेंट आया बोला कि नहीं नहीं, इतने में तुम नहीं बेचोगे, हम एक सीलिंग बना देते हैं, इसके तुम ऊपर जाओगे नहीं। तो 2,000 का सीलिंग कुछ बना दिया गया था उसका समय का, उस वैक्सीन का प्राइस का, इसके ऊपर तुम नहीं जा सकते। तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है, इम्पोज करता है मैक्सिमम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस सरकार बना देगा, इसके ऊपर तुमको नहीं बेचना है, और उसको बोल जाता है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, प्राइस सीलिंग, इसके ऊपर तुम नहीं जा सकते। आगे, अंडर परफेक्ट कंपटीशन द फर्म्स डिमांड कर्व इज, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्म का मांग वक्र कैसा होता है, मांग मांग वक्र कैसा होता है, डाउन स्लोपवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। ये तो हॉरिजॉन्टल तो होता है मांग वक्र, कुछ इस तरीके से बनता है तुम्हारा मांग वक्र, प्राइस जो बनता है वो, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टिक कर देना। आगे, जिस समय ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ बहुत मौसम खराब चल रहा है बाहर, और अकेला वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, समय नहीं निकल पा रहा है, लेट नाइट हो गया है, नहीं पता घर कैसे पहुंचेंगे। इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म कैन अर्न, सुनना ध्यान से, कम समय में परफेक्ट कंपटीशन में, अल्पकाल में, पूर्ण प्रतियोगिता में आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट भी होगा, आपको लॉस भी होगा, आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, तीनों हो सकता है। अंडर मोनोपोली प्राइस, एकाधिकार में कीमत कैसे होती है, मोनोपोली में प्राइस कैसे होती है, इक्वल टू एम आर, ग्रेटर देन द एम आर, लेस देन द एम आर। तो भैया बताओ, अगर तुम अकेला बेचने वाला है तो तुम कीमत क्या रखोगे, मार्जिनल रेवेन्यू से ऊपर रखोगे, हायर रखोगे। तो कुछ कुछ हिंट होता है जिससे तुम्हारा क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लीड टू, क्यों ऐसा डिफरेंस आता है, एकाधिकार प्रतियोगिता में उत्पादन विभेदीकरण किस कारण बनाया जाता है, समान उत्पाद के कारण, ब्रांड लॉयल्टी के कारण, प्राइस रिजिडिटी के कारण, और कंक्लूजन्स के कारण। देखो थोड़ा थोड़ा सा मैं डिमांड अपने प्रोडक्ट को दूसरों से इसलिए चेंज करता हूँ ताकि मेरा ब्रांड बन सके, है ना। तो जब कभी भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आएगा, किस कारण बनाया जाता है, तो एक समान उत्पादन नहीं है, कीमत के कारण नहीं हो सकता, ब्रांड लॉयल्टी के कारण बनाया जाता है। आपका प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंट है, एप्पल का फोन दूसरों से डिफरेंट है, फोन तो है वो भी, तो वो ब्रांड लॉयल्टी को क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये ब्रांड लॉयल्टी आएगी इसमें। आगे, इन मोनोपोली द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द एम आर कर्व इज, एकाधिकार में एम आर वक्र के संदर्भ में मांग की लोच कैसी होती है, मोनोपोली, हाँ ठीक है। डिमांड कर्व में मांग की लोच कैसी होती है, ऑलवेज इलास्टिक, इलास्टिसिटी एम आर जीरो, इन इलास्टिक, और बी एंड सी। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। इन मोनोपोली, इलास्टिसिटी, मोनोपोली मतलब अकेला बेच रहा हूँ, तो डिमांड इलास्टिसिटी ज्यादा होगा कि कम होगा, अरे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मोनोपोली है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर कम में ज्यादा बेचूंगा या हाई रेट रखूंगा तो कम बिकेगा, लो रेट रखूंगा तो ज्यादा बिकेगा। तो यहाँ पर आपको क्या रख लेना चाहिए, मुझे तो लगता है इसका आंसर ये होना चाहिए, इलास्टिसिटी अबव एम आर और इलास्टिसिटी बिलो एम आर। तो बोथ होना चाहिए यहाँ पर, बोथ, एमआर से ज्यादा भी हो सकता है इलास्टिसिटी, एमआर से, मार्जिनल रेवेन्यू से
कम भी हो सकता है क्योंकि मैं सोलो बेच रहा हूँ ना, अकेला बेच रहा हूँ। कभी कम में बेचूँगा, कभी ज़्यादा में बेचूँगा, तो दोनों हो सकता है ये, ठीक है? द शट डाउन पॉइंट ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। शट डाउन पॉइंट क्या होता है? शट डाउन पॉइंट वो होता है कि बस अब दुकान नहीं चलाना भैया, बंद कर देना है। ऐसा तब होता है कि जब तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट के बराबर का तुम्हारा प्राइस आ जाए। जितना तुम कमा रहे हो उतना का पूरा वेरिएबल कॉस्ट आ जा रहा है। अगर ये दोनों सेम हो गया, अब इसके बाद भी तुम बिजनेस कर रहे हो तो प्राइस से ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। और प्राइस से ज्यादा अगर परिवर्तनशील लागत हो जाएगी तो तुमको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? पढ़ा था ना हमने कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जितना उत्पादन कर रहा हूँ उससे उसका वेरिएबल कॉस्ट। लकड़ी फर्नीचर बना तो लकड़ी का मटेरियल का वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट ही मेरा बराबर हो गया प्राइस के, तो बस हो गया, समय आ गया है। अब और भी आप प्रोडक्शन करने लगोगे और भी बिजनेस करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा। जहां वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो तुम्हारा बिजनेस बंद कर देना पड़ेगा। तो प्राइस जो होता है वो वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल जहां पर आ जाएगा, प्राइस वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल आ जाएगा, तब आपका शट डाउन पॉइंट होता है। ये शट डाउन पॉइंट है। इसके बाद भी अगर काम चलेगा तो वेरिएबल कॉस्ट ऊपर जाएगा, तब आपको बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा, लॉस हो जाएगा। A company spent heavily on advertisement and branding to differentiate its product from the competitor it operates under। एक कंपनी अपने उत्पाद को प्रतिस्पर्धाओं से अलग दिखाने के लिए विज्ञापन और ब्रांडिंग पर भारी खर्च करती है। यह कार्य किसमें आएगा? ये किसमें आएगा? अब बताओ, ब्रांडिंग ब्रांडिंग के लिए जितना सारा चलता है, बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मोनोपोली को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, कट कर दिया। परफेक्ट कंपटीशन तो परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। अब एक होता है ओलिगोपोली और एक मोनोपोलिस्टिक। तो सभी बहुत सारे विक्रेता किसमें है, बहुत सारे सेलर किसमें है? ओलिगोपोली में तो कम लोग हैं, वो लोग भी विज्ञापन नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे सेलर और हर कोई अपना सामान दूसरे से थोड़ा सा अलग रखता है। जैसे सोप आ गया और सर्फ सर्फ आ गया, क्लिनिक सॉरी शैम्पू आ गया, ऑयल आ गया, सबका सामान थोड़ा थोड़ा सा। कोई रोज फ्लेवर ला रहा है, कोई सैंडल फ्लेवर ला रहा है, कोई ये फ्लेवर ला रहा है, वो थोड़ा थोड़ा सा सबको सामान अलग है, तो इनको विज्ञापन करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक अधिकारात्मक, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा विज्ञापन में खर्चा करना पड़ता है। तो जितने सारे टीवी में प्रोडक्ट आते हैं ना कि भैया इसका ये सामान है, ये सामान है, तो कुछ तो होते हैं ओलिगोपोली जो ज्यादा ऐड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, तीन चार ही लोग होते हैं। मोनोपोलिस्टिक ज्यादा ऐड करता है। A monopoly firm maximize its profit at the level of output where। एक अधिकार फर्म अपना अधिकतम लाभ उस उत्पादन स्तर पर प्राप्त करता है। अब तुमको ये पता करना है कि कब मोनोपोली को अधिकतम प्रॉफिट होगा। मोनोपोली को कब अधिकतम प्रॉफिट होगा ये आपको पता करना है। प्राइस इक्वल टू इक्वल हो गया तो कैसे प्रॉफिट होगा? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। यस सर, मैं पढ़ा था अधिकतम। देखो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है मोनोपोली का, तो जहां पर तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों सेम हो जाएगा, वहां पर तुमको अधिकतम लाभ होगा। तो ये पॉइंट थ्योरी के बेस से निकल रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अगर सेम हो जाएगा तो वो तुम्हारा अधिकतम पॉइंट में आएगा, अधिकतम लाभ होगा इसमें। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ क्लासिक फीचर ऑफ द विच मार्केट। प्राइस अलग अलग रखना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कीमत विभेद, विभेद किसमें होता है? कीमत विभेद मोनोपोली मार्केट में सबसे ज्यादा कीमत विभेद होता है। विच ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म टू बी मैक्सिमाइज। पहला ऑर्डर क्या? फर्म के अधिकतम लाभ कि प्रथम कोटि की शर्त क्या होता है? यही तो है सर, अभी तो पढ़े थे। फर्म का मतलब एम आर और एम सी, ये दोनों के दोनों सेम होगा तो अधिकतम प्रॉफिट होगा अंडर मोनोपोली के अंदर। द एआर कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर आइडेंटिकल। ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बड़ा पसंद है क्वेश्चन। एआर कर्व मेरा रेवेन्यू कर्व और इंडस्ट्री डिमांड कर्व पूरे इंडस्ट्री का, चलो बताना। मेरा 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 कर्व और पूरे इंडस्ट्री का कर्व, हम दोनों का कर्व सेम है। मेरा रेवेन्यू कर्व, पूरे इंडस्ट्री का रेवेन्यू कर्व, हम दोनों का कर्व सेम है। ऐसा कब होगा? जब मैं खुद इंडस्ट्री हूँ, मैं खुद अकेला हूं और मैं इंडस्ट्री हूँ, मैं सेलर हूँ, मैं इंडस्ट्री हूँ। ऐसे कौन से मार्केट में होता है? ऐसा होता है सिर्फ एक ही में, मोनोपोली मार्केट में। तो मोनोपोली मार्केट में भाई मैं ही इंडस्ट्री हूँ, मैं ही इंडस्ट्री हूँ। इन केस ऑफ द मोनोपोली मैं अकेला हूँ और मैं अकेला इंडस्ट्री हूँ। इंडस्ट्री क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 बिजनेसमैन होते हैं, और ये बिजनेसमैन और ये इंडस्ट्री भी एक और बिजनेसमैन भी एक। बोलेगा मैं इंडस्ट्री हूँ और मैं बिजनेसमैन हूँ। रेलवे, रेलवे खुद इंडस्ट्री है अपने आप में, रेलवे इंडस्ट्री बन गया। तो वैसे कंडीशन में इन केस ऑफ द मोनोपोली, ठीक है। अब ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना,
कार्टेल के बारे में मेरे को अच्छा लगा था टॉपिक, मैं तुम्हारे लिए ला दिया इसको। उफ, क्या कहता है कार्टेल, देखना। कार्टेल का मतलब होता है A cartel is an association or agreement of a few independent, क्या होता है? ओलिगोपोली की बात कर रहा हूँ। ओलिगोपोली में ना गिन के 3 या 4 हो गए, कुछ लोग, फ्यू लोग हैं। सब लोग मिलकर एक मीटिंग में बैठे हैं। सभी मीटिंग में बैठकर ये डिसाइड करें कि देखो भैया, आपस में लड़ना नहीं है, सबको पैसा कमाना है। सब मिलकर प्राइस को बढ़ाएंगे, सब मिलकर प्राइस को कंट्रोल करेंगे, है ना? सब एक दूसरे का एक दूसरे से बातचीत करके एडजस्टमेंट में रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन को बोला जाता है क्या चीज? कार्टेल। तो देखो क्या, अ कार्टेल इज एन एसोसिएशन और एग्रीमेंट ऑफ अ फ्यू इंडिपेंडेंट फर्म इन द सेम इंडस्ट्री के, दैट कॉर्पोरेट विच ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। कंट्रोल प्राइस में भैया इतना बेचना है, इतना ही सामान बेचना है, मार्केट शेयर इतना ही रखना है, प्रॉफिट इतना ही होना चाहिए। हिंदी में पढ़ो क्या लिखता है। कार्टेल एक उद्योग के कुछ स्वतंत्र फर्मों का एक ऐसा संगठन या समझौता होता है जिसमें वे आपस में प्रतिस्पर्धा करने का, बाजार मूल्य, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, लाभ को नियंत्रण करने के लिए संयोग करते हैं। आपस में बात कर लेते हैं कि देखो मिलकर करते हैं, सब कमाएंगे, तुम्हारे और मेरे लड़ाई के चक्कर में नुकसान, दूसरे का नुकसान ना हो जाए, हमारा नुकसान दूसरे को फायदा ना हो जाए। तो कार्टेल मतलब ये ओलिगोपोली मार्केट में जो फ्यू होते हैं उन लोग मिलकर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, आपस में बात करते हैं। तो देखो क्या लिखते हैं। फ्यू फर्म्स यूजुअली फाउंड इन द ओलिगोपोली मार्केट में, कार्टेल ओलिगोपोली मार्केट में नाम आएगा। संगठन फर्म एग्री ऑन द कॉमन पॉलिसी, सभी एक कॉमन पॉलिसी में आ जाएंगे। टैरिफ रेट सब बढ़ाएंगे। टैरिफ रेट जो क्या था तुम्हारा, टेलीकम्युनिकेशन लोग, सब लोग टैरिफ रेट मिलकर बढ़ाते हैं। वैसा बोल रहा है कि एग्रीमेंट करेंगे। प्राइस फिक्सेशन, मेंबर में फिक्स अ कॉमन प्राइस, सभी मिलकर एक कॉमन प्राइस बनाएंगे। आउटपुट कंट्रोल, प्रोडक्शन कोर्ट्स में भी असाइन आउटपुट, जो उत्पादन करना होगा उसको भी हम लोग मिलजुल कर डिसाइड करेंगे कितना होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो ये किस में लगता है, सीधा सीधा बात में आता हूं मैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ द कार्टेल। ओपीईसी, ओपीईसी, ओपीसी मेंबर ऑफ द कंट्री कोऑर्डिनेट ऑयल प्रोडक्शन इन्फ्लुएंसर, जो ऑयल प्रोडक्शन वर्ल्ड में होता है उन लोग मिलकर एक काम करते हैं। ओपीईसी इज एन एग्जांपल ऑफ द, ओपीईसी एग्जांपल ऑफ द, तो चुपचाप चल जाना कार्टेल में जाना। ओपीईसी, ऑयल पेट्रोलियम, अलग अलग कंट्री लोग मिलकर, जिनके जिनके पास पेट्रोलियम का पावर होता है उन लोग मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि भैया ऐसा ऐसा करना है, ये हमारी पॉलिसी है, इस तरीके से पेट्रोल का जाना चाहिए। तो वो ताकि मिलकर सबको हो, तो इस ऑप्शन को क्या बोला जाता है, कार्टेल। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक के कर्व के थे। बहुत ज्यादा हाई फाई तो मैं लेकर नहीं गया, बस साधारण तौर पर तुमको ये समझाने की कोशिश किया। तो होप मैं आगे चल के बहुत सारी वीडियोस नहीं ला पाऊंगा। हाँ, कुछ पीवाईक्यू के अकाउंट से कुछ क्वेश्चन होंगे, जब भी सैटरडे संडे को मिलेगा समय, इसी सैटरडे संडे जब भी मिलता है मैं एक वीडियो और ला दूंगा। थ्योरी के लिए अब मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, उसके लिए मैं सभी से माफी चाहूंगा। मैं तो गुड फेथ में बस ऐसे ही चालू किया था और मुझे इतना अच्छा रिस्पांस आप लोगों से मिला तो मैंने बहुत सारी वीडियोस ला दिया, अकाउंट बहुत सारा मैंने कवर करा दिया है। थ्योरी इस समय बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है मेरे से। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे। एक वीडियो और लाने की कोशिश करूंगा मैं, जिसमें पीवाईक्यू के जितने सारे रैंडम सभी टाइप के क्वेश्चंस थे उसको एक ही वीडियो में लेकर आऊं, तो वन शॉट में उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। समय नहीं बता सकता, हाँ जरूर मैं एक वीडियो और लाने की कोशिश करूंगा। ऑडिटिंग के लिए मैं माफी चाहूंगा, उतना समय नहीं है हमारे पास कि मैं कवर पाऊँ, इसीलिए मैंने पेड क्लास नहीं लिया। मुझे पता था कि मैं समय नहीं दे पाऊंगा और पैसा ले लूंगा तो मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बढ़िया तैयारी करो। और टेस्ट सीरीज जिन्होंने नहीं परचेस किया होगा तो लास्ट क्लास का समय है, बिल्कुल टेस्ट सीरीज परचेस करो। उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, प्रैक्टिस अच्छे हो जाएंगे, बहुत हाई चार्ज भी नहीं, नॉर्मल चार्ज है। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।